बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ात या इस वक्त टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पर हैं। एक तरफ LOC की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी रोज़ाना की बुनियादों पर झड़पें पाकिस्तान और इंडियन अफवाज के दरमियान जारी हैं। इसके साथ साथ अटारी और वाघा का इलाका जो है वो पहले ही बंद किया जा चुका है और अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि ये जो इलाका पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर लगता है उसके आसपास की जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको फौरी तौर पे जहाँ पे जो फसलें खड़ी हुई थी उनकी कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और फिर ये एहतमाल किया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में यहाँ पर भी आर्मी की डिप्लॉयमेंट की जा सकती है। दूसरी तरफ सियालकोट का सेक्टर है, वो सेक्टर जहाँ पर इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा टेंस माहौल है और वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे टैंक्स और आर्टिलरी वहाँ पर पहुँचाई जा चुकी है कि किसी भी मुमकिन हमले से निपटा जा सके। अगर LOC की बात करें तो इस वक्त वहाँ पर मुकम्मल तौर पे आर्टिलरी से जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। बड़े और छोटे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं दोनों तरफों से और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी के अंदर कुछ कैजुअल्टीज़ की भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो सरबराहान हैं उनकी मुलाकात जारी है और एक फ़ैसला किया जाना है या एक हिकमत अमली तरतीब दी जानी है कि किस तरह से जवाब दिया जाए। इससे पहले जो पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया की तरफ से 2 हफ्ते के बाद कार्रवाई की गई थी और अभिनंदन का जो वाक़या था वो फिर चीज़ें सामने आई थी। तो इस वक्त यह है कि पहलगाम के इस अटैक के बाद इंडिया की तरफ से अब जो है ना वो तैयारियां की जा रही हैं और देखने में इस चीज़ सामने आ रही है कि इस दफ़ा इंडियन नेवी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत वो इस वक्त अरेबियन सी में मौजूद है, बावजूद इसके कि इस वक्त अरेबियन सी में पाकिस्तान नेवी की तरफ से भी जो ड्रिल्स हैं उनका सिलसिला जारी है और पिछले 1 हफ्ते के दौरान 2 दफ़ा नो टाइम जारी किया गया है। यानी फिर पाकिस्तान नेवी की तरफ से बहरा अरब में भी इस वक्त एक्सरसाइजेस जारी हैं, मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं, फायर्स किए जा रहे हैं। तो इस वक्त नो टाइम भी जारी हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। नेवी की एंगेजमेंट भी इस जंग में देखने में सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो प्रॉक्सीज हैं इंडिया की वो भी उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। पिछले दिन वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से 53 दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की कि जिसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के गनशिप्स हेलीकॉप्टर ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें 53 खवारजी या TTP के जो दहशतगर्द थे वो हलाक हुए थे। इनका मकसद ये था कि किसी भी तरह ये मुल्क में दाखिल होते और फिर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एक सिलसिला शुरू होता। तो एक तरफ तो इंडिया इंटरनली पाकिस्तान के अंदर जो है अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनके ज़रिए हमले कराने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ जो बॉर्डर के पार कार्रवाइयाँ हैं उसका सिलसिला भी जो है वो देखने में सामने आ रहा है। इस वक्त LOC पे काफ़ी संगीन सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो बहावलपुर सेक्टर है, इसके साथ साथ सियालकोट का सेक्टर है, ये इस वक्त काफ़ी अहमियत के हामिल समझे जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस वक्त पूरी दुनिया के साथ इंडिया ने राब्ते शुरू कर दिए हैं और इस पहलगाम अटैक को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट करता जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना और ईरान एक ऐसे ममालिक हैं जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी हिमायत में सामने आए हैं और उसके साथ साथ एक प्रोपेगेंडा ये भी इस वक्त भारत की तरफ से किया जा रहा है कि तुर्की से बहुत सारे तैयारे असलहा लेकर पाकिस्तान उतरना शुरू हो गए, जबकि इसके ऊपर तुर्क मीडिया ने वाज़े तौर पर इन खबरों की तरदीद कर दी है। एक ऐसा तैयारा ज़रूर था जो मिलिट्री तैयारा तुर्की का पाकिस्तान में लैंड हुआ था, लेकिन वो रिफ्यूलिंग करके अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया था। तो इस वक्त ये प्रोपेगेंडा की जो जंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा भड़कती जा रही है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है जो कि इंडियन मीडिया का है। किस तरह से वो अपने नैरेटिव को चेंज करता जा रहा है, लोगों के जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ जहर घोलता जा रहा है और एक बयानिया तश्कील देता जा रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान पे हमला किया जा सके। लेकिन इस वक्त कैफियत ये है, दोनों ममालिक एटॉमिक सलाहियत के हामिल हैं और फिर इस जंग को शुरू तो किया जा सकता है लेकिन फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यानी फिर अगर आप गज़ा की जंग के हवाले से इसका कंपेरिजन करें, गज़ा की जंग शुरू होती है, उसके बाद लबनान की हिजबुल्ला उसमें कूद जाती है, हौसी कूद जाते हैं, ईरान कूद जाता है और फिर ये जंग एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है और आज जो मिडिल ईस्ट के मामलात हैं वो आपके सामने हैं। तो फिर इस वक्त की कैफियत ये है कि एक तरफ चाइना भी मुकम्मल तौर पे रेड अलर्ट में हो चुका है और एक और इस वक्त सिनेरियो सामने आ रहा है। वो सिनेरियो ये है कि बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है वहाँ पे भी उसने इस बॉर्डर को मजीद सख्त करना शुरू कर दिया है, अपनी फौजों की डिप्लॉयमेंट वहाँ भी शुरू कर दी है। 71 के बाद अगर देखा जाए तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी जंग के या पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो तनाज़ात बढ़े हैं उसके बाद इंडिया ने अपने बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाई है, क्योंकि इससे पहले शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी वो प्रो इंडियन हुकूमत थी। मुकम्मल तौर पे तमाम मोहरे जो थे वो इंडिया के काम करते थे और अब जबकि बांग्लादेशी अवाम ने शेख हसीना वाजिद को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, इस वक्त वो इंडिया में मौजूद है, तो अब इंडिया को ये भी ख़तरा हो गया है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की जंग छिड़ती है तो फिर
बांग्लादेश के बॉर्डर से भी रिटेलिएशन सामने आ सकती है। तो इसी तनाजुर में उसने अपने बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इसके साथ साथ चाइना ने भी अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे तैयार कर दिया कि अगर किसी भी तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ होता है और एक मुकम्मल जंग का आगाज़ हो जाता है तो फिर चाइना भी इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा हुआ है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो और अपडेट आप मिस न कर सकें। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त इंडिया और फ्रांस के दरमियान एक डील तय पाई है। आज एक मुआहिदा हुआ है $7.4 बिलियन का, जिसके अंदर 26 राफेल मैरीन तैयारे फ्रांस फराहम करेगा इंडिया को, और फिर ये वो तमाम तैयारे होंगे जो कि रशियन साख्ता MiG-29 तैयारे जो अब इस वक्त इंडिया की एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद हैं उनको रिप्लेस करेगा राफेल तैयारों से। राफेल मैरीन तैयारे जो हैं वो 26 की तादाद में इंडिया के नेवी आर्सेनल में शामिल होंगे और फिर 2029 से लेकर 2031 तक ये तैयारे इंडिया को फराहम किए जाएंगे। यानी 2 साल के अरसे के अंदर ये 26 तैयारे होंगे जो कि इंडियन नेवी में शामिल होंगे। तो वो इस वक्त डील फाइनल हो चुकी है और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया से ये वादा किया गया था कि F-35C तैयारे इंडिया को फराहम किए जाएंगे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस वादे से मुकर गया है, जिसके बाद अब इंडिया ने राफेल तैयारों का एक एग्रीमेंट कर लिया है $7.4 बिलियन का। आज ये मुकम्मल हो चुका है एग्रीमेंट और इसके बाद आने वाले वक्तों में 2029 से लेकर और 2031 तक इन तैयारों की तरसील जो है वो इंडिया को हो जाएगी। तो इस वक्त इंडिया ने अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए इस वक्त ये $7.4 बिलियन की डील की है फ्रांस के साथ, और इसका मकसद ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर ये भी दबाव बनाया जाए कि इस वक्त देखो हम लेटेस्ट तरीन तैयारे अपने नेवी आर्सेनल में शामिल करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ये जंग की बात करें तो इस वक्त ये जो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं या इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, एक तरफ तो वो सियालकोट का सेक्टर है जहाँ से ये जंग स्टार्ट हो सकती है, इसके अलावा बहावलपुर सेक्टर है, और कुछ माहिरीन या कुछ मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि जो कराची का इलाका होगा यानी फिर जो नेवल अटैक्स हो सकते हैं वो अगर इंडिया करता है तो उसके ज़ेर असर कराची भी आ सकता है। इसके साथ साथ LOC पे भी ये जंग छिड़ सकती है और शिद्दत इख्तियार कर सकती है। जंग छिड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर जब ये आहिस्ता आहिस्ता गुजरना शुरू होगा वक्त तो फिर इस जंग को संभालना इंडिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान जो कि इस वक्त एटमी सलाहियत का हामिल है, फिर उसके बाद जब वो इंडिया के ऊपर हमले करेगा तो फिर इंडिया जिसकी इकोनॉमी के अंदर इस वक्त बहुत अहम हाथ उन बाहर की कंपनियों का है जो कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में काम करती हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के भागना शुरू होंगे और फिर इंडिया के लिए इस जंग को आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा और ख़तरनाक हो जाएगा। तो सोच समझ के फैसला लेना है। तो इस वक्त इंडिया सोच विचार के माहौल में है और मुकम्मल तौर पे ये फैसला किया जा रहा है कि आया इस जंग को किस तरह से शुरू किया जाए या किस तरह से इस जंग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की मीडिया टॉक्स इंडिया की सामने आ रही हैं लग यही रहा है कि इंडिया किसी भी लम्हे जो है पाकिस्तान पे हमला करने जाएगा और हमला करेगा और किस तरह करेगा इसका फैसला अभी जो है इंडियन ऐवानों में चल रहा है, मीटिंग्स का जो है दौरा चल रहा है। लेकिन एक बात इंडिया याद रखे कि फिर पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जाएगी वो बहुत ही ख़तरनाक होगी, बहुत ही शदीद होगी और फिर इंडिया को हो सकता है आगे जाके पछताना भी पड़े। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त यमन के ऊपर अमरीकी जारहियत का एक शदीद सिलसिला जारी है। सादा के ऊपर अमरीकी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसके अंदर वहाँ पर एक महाजिरीन की कैंप था उसको टारगेट किया गया है। इलीगल इमिग्रेंट्स थे, अफ्रीकन इमिग्रेंट्स, उनके ऊपर बमबारी हुई है और जिसके नतीजे में ये इलीगल इमिग्रेंट्स का टेंट या उनका जो शेड था जिसको नुकसान पहुंचा है। इस वक्त उसके अंदर जो मौजूद अफ्रीका से आए हुए गैर कानूनी माइग्रेंट्स थे उनको उनकी हलाकतें सामने आ रही हैं। इस वक्त जो इसके हवाले से अपडेट सामने आ रही है, US aggression targeted inmates in detention center in Saada. Civil defense and rescue team are working to extinguish the fire and rescue the victims. Dozens of inmates at the detention center for African migrants were killed by US-led airstrike on the city's reformery. Yemeni Ministry of Health: the US aggression on the migrant shelter in Saada resulted in the death of 60 and the injury of 65 African migrants in a pre-millenary toll. अब इस सादा के इलाके पे एक ऐसी अमरीकी जारहियत सामने आई है जिसमें वहाँ एक ऐसा डिटेंशन सेंटर था जहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स जो कि अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते थे वो जब यमन में आए थे तो उनको रखा गया था। 100 के करीब ये माइग्रेंट्स वहाँ मौजूद थे जब अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई और इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में उस जगह को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। धमाकों के नतीजे में काफ़ी लोग उस मलबे तले दब गए और इस वक्त यमन की सिविल डिफेंस जो है वो इन एक तरफ तो ज़ख्मियों को निकालने के लिए कोशिश है, दूसरी तरफ आग बुझाने का सिलसिला भी शामिल है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस स्ट्राइक के अंदर दर्जनों ऐसे जो
डिटेन्ड लोग थे या डिटेन्ड माइग्रेंट्स थे, अफ्रीकन माइग्रेंट जिनका ताल्लुक अफ्रीका से था, वो हलाक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। और इस वक्त यमन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस वक्त जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है, इब्तदाई तादाद सामने आ रही है, 60 ऐसे अफ्रीकन हैं जो कि उस हमले के नतीजे में सादा पे होने वाली इस अमरीकी जारहियत के नतीजे में हलाक हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ 65 के करीब ज़ख्मी हैं। और ये बिल्कुल इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, यानी फिर आने वाले वक्तों में ये जो डेथ टोल है उसके साथ साथ जो इंजरीज़ की रिपोर्ट्स हैं ये बढ़ भी सकती हैं। साथ साथ ये भी इस वक्त सामने आया है, एक ब्रिटिश वेबसाइट है उसने ये दावा किया है कि अब यमनियों की तरफ से एक बार फिर वार्निंग जारी हुई है बहर अहमद से गुजरने वाले जहाज़ों के खिलाफ, उनकी कंपनी के मालिकान के खिलाफ। क्या अगर यमनियों को पता चला कि इन कंपनियों के जहाज़ किसी भी तरह से इसराइली कौम को या इसराइली बंदरगाहों तक सामान ले जाने में मुलव्विस पाए गए, तो उनके खिलाफ एक दफ़ा फिर जो जारहाना कार्रवाइयाँ, ये एक दफ़ा फिर जो रिटेलिएशन की कार्रवाइयाँ यमनियों की तरफ से दिखाई जाती रही हैं पिछले अरसों में, जिसमें ऑयल टैंकर्स को, कंटेनर शिप्स को, इसके साथ साथ कार्गो बल्क कैरियर्स को निशाना बनाया जाता रहा है। एक दफ़ा फिर उसके अंदर तेज़ी आ सकती है। तो एक रस्मी वार्निंग जारी हो चुकी है यमन से एक बार फिर, और ये कहा गया है कि एक लेटर है जो कि शिप ओनर्स या शिप मालिकान को दे दिया गया है, जिसमें किसी भी हवाले से अगर इसराइली बंदरगाहों तक ये जहाज़ माल पहुँचाने में मुलव्विस पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस वक्त ईरान ने अमेरिका को मुहतात कर दिया है, मुतनब्बे कर दिया है कि इस वक्त ये जो मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रहे हैं, एक छोटी सी गलती भी इनको मुकम्मल तौर पे सबोताज कर सकती है। इस वक्त ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान सामने आया है जो कि नेतन्याहू के हवाले से है। America have been made cautious by Iran. Iran's foreign minister says Netanyahu is brazenly trying to dictate Trump's foreign policy. Israel did the same with the failed Biden team and negotiations failed. पिछले दौर की याद दिलाते हुए ईरानी फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद अब्बास अरगची ने यह वाजे कर दिया है कि इस वक्त इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से, किस ढिठाई के साथ ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर अपने हुक्म जो है वो थोपने की कोशिश कर रहा है। और इसराइल ने यही पिछले दौर में, यानी फिर बाइडेन हुकूमत के जो अहलकार थे उनके साथ भी ये किया था, यानी बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी असरअंदाज होने की इसी तरह से इसराइल ने कोशिश की थी, जिसकी वजह से जो बाइडेन दौर के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए थे। तो इस वक्त एक दफ़ा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ईरान की तरफ से ये आगाह करने की कोशिश की जा रही है, मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो ख्याल रखें कि अगर कोई भी गलती इस वक्त इन नेगोशिएशंस के दौरान हुई तो फिर ये नेगोशिएशन जिस तरह से बाइडेन दौर के अंदर नाकाम हो गए थे, तो ट्रंप के दौर के अंदर भी ये नेगोशिएशंस उसी तरह से नाकाम हो सकते हैं। और इस वक्त मुकम्मल तौर पे इसराइल की यही कोशिश है कि किसी भी तरह ये जो न्यूक्लियर मुज़ाकरात हैं नाकाम हो जाएं और फिर अमेरिका और इसराइल के पास एक जवाब पैदा हो जाए कि फिर वो ईरान के रिएक्टर्स को टारगेट कर सकें। अब इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये वाजे कर दिया है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी सिमत में जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक दोनों ममालिक किसी एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द, यानी आने वाले वक्तों में दोनों ममालिक किसी एक मुआहिदे के ऊपर जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये कोई एक डील फाइनल हो जाती है तो फिर इस वक्त जो ख़तरा है ईरान के ऊपर कि अमेरिका किसी भी तरह ईरान के ऊपर एक हमला करेगा, उसके ऊपर उनकी फैसिलिटी पे बम गिराएगा, तो वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जेरूसलम की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल्कुल इसके मुखालिफ स्टेटमेंट देता है। उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे इसराइल ये चाह रहा है कि ईरान की यूरेनियम अफजुदा करने वाली फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में ईरान किसी भी तरह चाहे फिर वो नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो उसकी ट्रीटी है उसके मुताबिक अवामी मकासद के हुसूल के लिए भी यूरेनियम का इस्तेमाल या यूरेनियम एनरिच ना कर सके। और इसके ऊपर इस वक्त इसराइल की तरफ से काफ़ी मुतशद्दिद बयानात सामने आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो है इसकी जो अप्रोच है वो ये अप्रोच अपनाई जा रही है कि किसी भी तरह ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ से बाज रखा जाए, उसकी जितनी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उन पर हमले करके उनको तबाह करके उनको ख़त्म कर दिया जाए। अब इस वक्त ये कैफियत है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लग यही रहा है कि दोनों सरबराहान किसी एक पेज पे मौजूद नहीं हैं, यानी फिर अमेरिका ने इसराइल को मुकम्मल तौर पे पीछे छोड़ दिया है और अब वो ईरान से
जो है ये मुज़ाकरात की दौड़ में आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल की मुकम्मल ये कोशिश है कि किसी भी तरह ईरान पे हमला किया जाए। एक तरफ तो ईरान की तरफ से जो इसराइल पे हमले किए गए थे उनका जवाब दिया जाए, दूसरा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उसको निशाना बनाया जाए, उनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पे तबाह किया जाए। इसके मुकाबले में अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक वाज़े बयान अपना दे दिया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची वार्न इसराइल दैट तेहरान विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू एनी अटैक ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर वाज़े धमकी सामने आ चुकी है ईरान की तरफ से। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने वाज़े बयान, एक वाज़े धमकी इसराइल के हवाले से जारी कर दी है कि इसराइल ने अगर किसी भी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश की और ईरान के ख़िलाफ़, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ एक पत्थर भी इस्तेमाल किया तो उसका फौरी तौर पे और बहुत ख़तरनाक तरीके से तेहरान की तरफ से जवाब दिया जाएगा, यानी फिर एक मुसलसल वॉर की कैफियत होगी जो कि ईरान और इसराइल के दरमियान छिड़ सकती है। तो इस वक्त ये खित्ता जो है ये काफ़ी ज़्यादा हिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरी तरफ अगर इसराइल की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को टारगेट किया जाए तो फिर ईरान भी उसका एक भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है और फिर आने वाले वक्तों में जवाब देगा और फिर ये खित्ता मुकम्मल तौर पे एक जंग ज़दा खित्ता तस्वुर किया जाएगा, यानी फिर एक शदीद एनार्की होगी इस खित्ते के अंदर। एक तरफ ये पाकिस्तान का खित्ता और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट, तो हालात जो है फिर आगे जाकर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। साथ साथ इस वक्त चाइना ने मुकम्मल तौर पे अपने न्यूक्लियर आर्सनल को या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का इंडिया दे दिया है। चाइना अप्रूव्स 10 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद 27 बिलियन इन्वेस्टमेंट विद 30 रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन। चाइना इज ऑन ट्रैक टू सरपास द यूनाइटेड स्टेट्स बाय 2030। अब 2030 तक चाइना उस पोजीशन में आगे खड़ा हो जाएगा कि उसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तादाद अमेरिका से भी ज़्यादा होगी। इस वक्त 10 ऐसे नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनके ऊपर चाइना ने सरमायाकारी करने का जो है वो प्लान कर लिया है। 27 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं इन 10 रिएक्टर्स के लिए जो कि आने वाले वक्तों में यानी 2030 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अगर मजमूई तादाद की बात की जाए तो 30 इस वक्त रिएक्टर जैसे ही चाइना के अंदर ज़ेर तामीर है और इन 10 को शामिल किया जाए तो 40 ऐसे रिएक्टर होंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो कि 2030 तक चाइना में मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिसके बाद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स का होने का हामिल मुल्क जो होगा वो चाइना होगा, जो कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के पास वो 24-25 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और फिर चाइना इस न्यूक्लियर रिएक्टर या एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी की दौड़ के अंदर दुनिया का सबसे सफ़े अव्वल का मुल्क बन जाएगा। पहला ऐसा मुल्क होगा जिसके पास 30 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद होंगे। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे हमारी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।